जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त कर रहे होंगे। जैसा कि देखिए एग्जाम बहुत ही क्लोज आ चुका है और आपकी जो चिंताएं हैं काफी बढ़ती चली जा रही हैं, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे मन से शिद्दत से पढ़ते रहिए। जो भी चिंताएं हैं एग्जाम के बाद खत्म हो जाएंगी, ये सबको पता होता है, लेकिन पेपर में जाने से पहले बहुत डर बना रहता है। देखिए इस डर को खत्म करने के लिए एग्जाम के लास्ट नाइट को हम यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी जो टारगेट 100 है इसको कवर कर ले, उसके बाद में लास्ट बार जब हम मॉडल पेपर को हल कराएंगे समझिए कि मजा ही आ जाएगा। उसके बाद आप लोग समझिए एग्जाम के लिए पूरा का पूरा रेडी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं सबको नोट करके ले आया हूं, आप सबके सामने सारे पढ़े हैं। इस पे आप जहरीली निगाहों से कहर ढाइए। हो गया ना क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिए। दोनों काम हो गए। अब देखिए अब समझते हैं इसको क्या है। घनाभ का आयतन, यल क्या होता है? लंबाई, बी होता है चौड़ाई, एच होता है ऊंचाई। और घनाभ क्या होता है इसको भी बना लेते हैं हम। ये हो गया घनाभ, ठीक। ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया चौड़ाई। क्लियर? अब इसका आयतन क्या है? यल वी एच। क्लियर हो गया ना? अब देखिए 6 फलक होते हैं घनाभ में। ये हो गया 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और पीछे वाला क्या हो गया? 6 हो गया। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, ऊपर नीचे अगल बगल सारे तरफ की। तो ठीक है ना? तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। उसके बाद में विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, सभी अंडर रूट में। क्लियर? और यहां पे देखते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कि आप जिस कमरे में बैठे हैं छत को छोड़कर, नीचे को छोड़कर, तो देखिए नीचे वाला जो होता है क्या? यल बी होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर वाला भी क्या होता है? यल बी होता है। तो इसको हमने हटा दिया है। बस ऊंचाई क्या लिया है भाई? देखिए ऊंचाई लगता है, उसके बाद में लंबाई लगता है। ऊंचाई लंबाई, उसके बाद में चौड़ाई लंबाई, बी एल बी एच। क्लियर? इस तरह से ये हो गए 4 फलक हैं। ये एक एक 2 फलक के हुए, 2 लगा दिए तो दोनों चारों दीवारों के हो गए। क्लियर हो गया ना? अब यहां से देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये घनाभ के समान ही होता है, लेकिन घनाभ में क्या होता है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होते, और घन में सभी बराबर होते हैं। अगर ए हमारा ए है, ये भी ए भी ए। क्लियर ना? तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हुआ। और आयतन क्या हो गया? a क्यूब। जैसे यहां पे यल था, सभी जगह पे आप क्या रख देंगे? a रख देंगे, तो यही a क्यूब हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 फलकों की, जैसे कि यहां पर था, ठीक है ना? तो यहां पर जब आप a रख देंगे तो यहां पर भी आपको 6a स्क्वायर मिल जाएगा। सेम इससे समझिए एकदम आसान हो जाता है अगर आपको ये याद है। विकर्ण क्या हो जाता है? a अंडर रूट 3। अभी यहां पर a रख दीजिए तो यही आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो इसको हटाते हैं भाई। अब देखिए नीचे पे लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है? ये हो गया बेलन, ये वृत्त बाहर कूद रहा है लेकिन आप लोग इसके अंदर ही रखेंगे, ठीक। ये हो गया। इसकी कुछ त्रिज्या होती है और कुछ ऊंचाई होती है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बेहतर तो मैं नहीं बना पाता हूं, लेकिन आप लोगों को समझा सकता हूं, ठीक है ना? तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका आयतन। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्या होता है? इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, उसमें गुणा कर देंगे एच का, तो इसका क्षेत्रफल आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर वाला वृत्त नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा इसके वक्र पृष्ठ से। वक्र पृष्ठ मतलब क्या? ये जो घुमा वाला पृष्ठ है इसको छोड़कर, ठीक। तो नीचे वाले में क्या जोड़ दिए हैं? ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहां पर देखिए 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ना? इस तरह से होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हुई सारी चीजें? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है भाई? गोला। अब गोला, जैसे कि आप फुटबॉल बहुत खेले होंगे भाई, फुटबॉल आप खेलते ही होंगे, तो उसको हम गोला कहते हैं। उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे कि इसका केंद्र यहां पर आर है, तो उसके आधार पर ये हो रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या गोला तो पूरा वक्र होता है,
कहीं पे अन्य कोई आकृति बनती नहीं, पूरा गोला होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं, क्योंकि पूरा वक्र ही होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर गोला खोखला है अंदर से और मतलब कि जैसे कि आपका फुटबॉल हो गया, उसका आयतन हमको खोजना हो तो क्या हो जाएगा, आंतरिक जो त्रिज्या होती है, माना आंतरिक त्रिज्या क्या है आर और बाह्य त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तब उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई कोष्टक में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर ना, समझ पाए ना, बड़े गोले की त्रिज्या माइनस छोटे गोले की त्रिज्या हो रही है क्यूब में। अब यहां पे देख लेते हैं अर्धगोला, अगर आप इसको समझ पाए हैं तो इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया। अर्धगोले में क्या होता है, ये देखिए अर्धगोला बन चुका है, ठीक, ये त्रिज्या हमारा आर हो गया। अब आयतन क्या था, ये फुल का था, ये आधा का बटे में 2 कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये कितना था 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे का, तब इतने का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इतने जब अर्धगोला हो गया तो आधा हो गया, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 से भाग दे दिए हैं। क्लियर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इतना वक्र का हो गया, क्या वक्र क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, लेकिन ये जो यहां पर वृत्त बन रहा है इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, जोड़कर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहां पर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है, ये हमारा शंकु बन गया, ठीक, यहां पे इसकी कुछ त्रिज्या होगी आर और कुछ ऊंचाई होगी, और ये तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं यल से, शंकु के तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं यल से, ऊंचाई हमारा एच हो गया, त्रिज्या क्या हो गया आर, ये जिस वृत्त बनी हुई है, ठीक, तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। और यहां पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, यल क्या है, यल है आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये जब हमें तिर्यक ऊंचाई पूछता है तो हम इस फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं, जब भी पूछेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो आपको जरूरत पड़ेगी किससे तिर्यक ऊंचाई की, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको हम समझा रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने देखा क्या होता है पाई आर एल, क्या हो गया पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हुआ। लेकिन जब इसमें वृत्त जोड़ दिया जाता है, ये वृत्त क्या वक्र नहीं होता है ना, एकदम समझिए सटा हुआ होता है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां से क्या ले ले कॉमन, हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है यल प्लस आर, यही हो जाता है, ठीक। तो यहां से आपको सारी फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, तो इसको आप एक बार नोट करके, और देखिए यहां पे जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सभी जगह पे ये फार्मूले लगेंगे, लेकिन तो हमारे कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो देखिए बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उनके आयतन का अनुपात, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है R = H, ठीक। तो लिखते हैं बेलन के आयतन को हमने V से लिखा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर H, तो जब H R है तो यहां से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यहां से हो गया पाई आर क्यूब, और ये किसका आयतन है शंकु का, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब दोनों का हमें चाहिए अनुपात, तो क्या कर लेंगे b1/b2 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर क्यूब, यहां से देखिए सभी कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/1, यानी
B1 अनुपाते B2 क्या आ गया, 3:1। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन बी है। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात, तो गोले की त्रिज्या r है और सबका आयतन की बात करी है, तो हमने गोले के आयतन को 1 माना है। ठीक, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब बेलन का आयतन देखिए, हमने बेलन के आयतन को B2 माना है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h, यह आपको अभी अभी बताया। अब देखिए इसका क्या बोला है, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, इसका मतलब त्रिज्या r है और ऊंचाई जो होता है h क्या दे दिया है, 2r। तो अब बस मान रखिए, और त्रिज्या r इक्वल टू क्या दिया है, r। ठीक, तब ये देखिए यहां पर रखिए सारी चीजों को, पाई हो गया, r² है, h के जगह पे क्या रख देंगे आप, h के जगह पे आप रख देंगे 2r। तो यहां से हो गया पाई, अरे क्या हो जाएगा, 2 पाई r क्यूब। आया समझ में। अब देखिए अनुपात निकालना है दोनों का, बेलन तथा गोले का। तो बेलन को हम पहले लिखेंगे B2/B1। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई r क्यूब अपान 4/3 पाई r क्यूब। ये तो कैंसिल हो गया, और यहां से देखिए 3 ऊपर चला आएगा, 3 ऊपर चला आएगा तो क्या बचेगा, 3/2। तो हम लिख सकते हैं क्या, B2/B1 इज इक्वल टू 3:2। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 3:2 किधर है, ये ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब देखिए इसको देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। सत्य असत्य, कहा नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, एक बार फिर इस पे ध्यान दीजिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त ही तो होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r², और वो कितना दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यहां से आप पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r² 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और r यहां पर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जब यहां पे अंडर रूट लगाएंगे तो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो r का वैल्यू क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पूछा क्या भाई, ये पूछा उसके आधार का व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास को हम d से लिखते हैं, व्यास इक्वल टू होता है 2r। तो यहां पे देखिए 2 इंटू r क्या दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो बाबू आ गया यहां पे 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही रहेगा, सत्य है, मतलब यहां पर जो बोला वही आ गया। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। तो आते हैं हम क्वेश्चनों पर। हमारे चौथे और पांचवें क्वेश्चन है, देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देखिए बेलन की त्रिज्या क्या दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। दो चीजें हमें मिल गई। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 पाई r/h, यही होता है ना। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई के सामने 22/7 गुणे r क्या दे दिया है, 7, h क्या है 8। तो यहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये कैंसिल हो गए। अब यहां पर बचा क्या, 2 गुणे 22 गुणे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करेंगे 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। पैरामा अलग चुका। दूसरे पे देखते हैं। एक घन का आयतन
1331 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा ए है, तब घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये उसी घन का आयतन है, तो 1331 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान देखिए, ये 13, ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको 1331, ये क्या है, 11 का बाबू क्यूब है, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां से देखिए ए इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू आ गया 11 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम आपको बताए थे घन के 6a², मतलब क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लगाने से ही सारी चीजें याद होंगी, 6a²। ये जहां ये क्या है, भुजा है, ठीक है ना। तो 6 और a हमारा क्या है, 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 11 का वर्ग क्या होता है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर हुआ। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 दूना 12 का हो जाएगा 2, 6 1 7, तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गए, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सारी चीजें समझ में आए होंगी, नोट कीजिए। आते हैं अगले पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहा। देखते हैं दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारे पास एक घन था, ये घन हो गया पहले वाला, और इसी के साथ एक घन को और मिला दिया गया। जैसे हम इसका चित्र बना लेते हैं, किस तरह से एक में बनेगा भाई, ये देखिए दोबारा इसमें दूसरा जुड़ गया, ये सब घन ही है, क्लियर। अब पहले इसका देखिए, एक घन का क्षेत्रफल क्या था, एक घन का क्या था, आयतन कितना था, 343 क्यूब, 343 सेंटीमीटर क्यूब था। अब देखिए इसकी भुजा ज्ञात कर लें तो दोनों का हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कहेंगे हल में लिखेंगे, माना घन की भुजा ए है, तब ए क्यूब क्या हो जाता है, आयतन 343 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है 343 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। ए इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो जब ए आ गया 7 सेंटीमीटर, जब ए आ गया 7 सेंटीमीटर, तो देखिए ये लंबाई भी ए रहेगी और ये भी क्या रहेगी, ए रहेगी, क्लियर। ये दोनों ए रहेंगे, लेकिन जब इन दोनों को सटा दिया गया तो ये तो ए था ही, ये भी ए हो गया, दोनों सेम सेम थे ना, तो सबके क्या है, बराबर है। तो ए के स्थान पे क्या निकल कर आया है, 7। तो इतना दूरी क्या है, 7 है, और इतना दूरी भी क्या है, 7 है। तो यहां पर क्या है, 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। बस यहां पर एक बन गया घनाभ। तो इसकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई इसकी हो गई 14। तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। अब देखिए, अब आते हैं इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB BH LH, यही होता है ना। तो देखिए हमें लंबाई क्या निकल कर आ गई, यहां से आप देख लीजिए, लंबाई आपको 7 + 7 = 14 निकल कर आ गई, और बाकी ऊंचाई भी हमारी क्या है, 7 है,
और चौड़ाई भी क्या है 7 है। तो यहां पर इसका मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा, यल का मान कितना आया हमारा 14 आ गया, 7। बी का मान क्या आया, बी का मान 7, एच का मान 7 और यल का मान कितना 14 और एच का मान कितना 7। तो यहां पर देखिए 14 सतह कितना होता है 98 प्लस यहां पर कितना होता है 14 7 सतह 49 हो गया और यहां पर 14 सतह 98। यहां पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं रहेगा क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकल कर आ गया, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। तो बस नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए क्या है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जो दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं। तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या नहीं, पहले हम क्या लिखते हैं, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, इसको हमने R1 माना। तो गोले की त्रिज्या, व्यास कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या मिल गया। अब जो तार दिया है, तार की लंबाई कहो या उसकी ऊंचाई कहो, बेलन बन रहा है ना तार, तो क्या कहेंगे, तार की लंबाई को हम h से लिख लेते हैं। कितना दिया है 36 सेंटीमीटर और माना तार की त्रिज्या क्या है बाबू, R। तो लिखते हैं क्या, गोले का आयतन इज इक्वल टू तार का आयतन। अब यहां पर एक बात को समझेंगे कि गोले को ही पिघलाकर तार बनाया गया है तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा। आप कहें कैसे, तो मैं इस बात से आपको समझा सकता हूं कि जैसे कि आप एक गिलास में जल भर लीजिए और उसको एक पतली पाइप में डाल दीजिए। तो उस जल को जब पतली पाइप में डालेंगे तो लंबा क्षेत्र घेरेगा, बहुत दूरी में चला जाएगा। लेकिन अगर उसे पुनः गिलास में डालेंगे तो गिलास का रूप रख लेगा। तो उसका आयतन नहीं बदलता है, बस केवल उसका आकार बदलता है। तो इस गोले को पिघलाकर तार बना दिया गया लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं होगा, बस केवल आकार बदला है। ठीक, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो हमने R1 लिया है इसका, और यहां पर क्या हो जाएगा, तार का आयतन क्या होता है, तार यानी बेलन, पाई R² H। ठीक, यहां से देखिए हम पाई पाई यहीं पे कैंसिल कर दिए। अब सबका वैल्यू रख देते हैं 4/3। R1 का वैल्यू क्या है 3, 3 हमने रख दिया। और R2 का वैल्यू हमें, R² का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, और H का वैल्यू आपको पता है क्या 36 सेंटीमीटर, 36 लिखिए सीधे 36। ठीक, अब यहां से देखिए 3 3 कैंसिल, 3 3 9, 9 चौक 36 हो गया। इधर भी कितना हो गया 36 और इधर R² इंटू कितना हो गया 36। तो R² बराबर क्या आ गया 1, 36 36 कट जाएगा। ठीक, तो R = 1 आ गया, R² = तो R बराबर भी क्या आ जाएगा 1। प्लस माइनस में 1 आता है लेकिन हम पॉजिटिव को ही लेंगे। ठीक, क्योंकि त्रिज्या माइनस में नहीं होती है। R = 1 आ गया। अब ज्ञात क्या करना था, तार का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2R। तो तार का व्यास क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर। समझ में आया ना।
तो तार का व्यास क्या हो जा रहा है 2 सेंटीमीटर। सारी चीजें क्लियर है, एकदम हलवा सा सवाल है, तो नोट कर लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है? दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 3 है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको एक बार समझ लीजिए। यहां पर देखिए जब क्वेश्चन कोई भी हो अगर समझ में ना आए एक बार उसको 2 बार कम से कम पढ़िए, ठीक, उसके बाद उसका आंसर अपने आप आपको दिखने लगेगा। तो देखिए शंकु है दोनों, उनकी जो त्रिज्याएं है दिया गया R1 R2 और उनकी ऊंचाइयां सेम है, उनको पिघलाकर एक बना दिया गया बेलन, उसकी भी ऊंचाई उतनी है लेकिन उसकी त्रिज्या हमें नहीं पता, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है कितना होता है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मानेंगे, माना बेलन की त्रिज्या R है, ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, R है, और सभी आकृतियों की ऊंचाई क्या है, h है, क्योंकि सभी समान ऊंचाई के हैं। तब देखिए अब यहां पर सीधे हम आयतन करेंगे, तो क्या, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्लियर। क्योंकि इन दोनों को पिघलाकर एक बेलन बना दिया गया, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन नहीं किया गया, बस त्रिज्या में परिवर्तन किया गया, तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या इन सभी से बड़ी होगी। लेकिन फिर भी देखते भाई, कुछ भी हो हमें सिद्ध क्या करना है, ये, ठीक। तो पहले शंकु की त्रिज्या आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर, तो क्या दिया है R1 का स्क्वायर इंटू h, और दूसरी का क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू h, और बेलन का क्या हो जाता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर इंटू h, क्लियर। यहां पर हम इस त्रिज्या को ले लिए। अब देखिए h और पाई सभी में कॉमन है, पाई h कॉमन ले लीजिए और 1/3 भी यहां पर कॉमन ले सकते हैं, 1/3 क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई h R स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये चीजें कैंसिल हो गई, दिख रहा है ना आपको, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। यहां से हो गया R2 अरे क्या कहते हैं R स्क्वायर 1, R1 स्क्वायर क्या बोलते हैं भाई, R2 स्क्वायर, और सभी के बटे में आप 3 कर सकते हैं, ये आपका हो गया। इधर क्या आ गया हमारा R स्क्वायर, ठीक। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट, दोनों साइड का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 3। क्या कितना आसान सवाल था यार, आंसर तो दिख रहा है हमें, है ना। क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बाबू कुछ नहीं था, बस जरूरत थी दिमाग लगाने की, ठीक। नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए अच्छे से। क्या है, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है,
इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या मैं त्रिज्यखंड को बना लूं? ये किसी वृत्त से काट कर निकाला गया है। ये कितना डिग्री है? 120 और 12 सेंटीमीटर है। ये मतलब कि वृत्त की त्रिज्या क्या थी? 12 सेंटीमीटर। ये त्रिज्यखंड हो गया। अब देखिए इसको ऐसे मिलाकर शंकु बना दिया। कुछ शंकु इस तरह से बनकर निकला। तो ये जो दिख रही है आपको ये झुकाव, ये जो त्रिज्यखंड का चाप है, ये चाप ही इसकी क्या हो जाएगी? परिधि इस शंकु की। तो मैं आप इसको और क्लियर करने के लिए, जैसे कि आप बर्थडे में देखे होंगे कि बच्चों को टोपी पहना जाता है और आप क्या कीजिए, कैंची से उसको कट कर दीजिए। तो उसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा और जब उसको गोला करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो यही जो चाप है यहां पर क्या वृत्त बन रही है। समझ पा रहे हैं ना? तो क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर देखते हैं, सीधे हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई देखते हैं। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, सूत्र क्या बताए थे आपको? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, तो थीटा यहां पर क्या है? 120 डिग्री और ये पर क्या हो गया? 360 डिग्री नीचे है और यहां पे क्या? 2 पाई आर क्या है? 12। यहां से इसको हल करेंगे तो देखिए इस तरह से हल करते चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 छक 12 हो जाता है, 2 नवा 18 हो जाता है। 3 चौक कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ठीक, यहां से 3 दूना 6। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाता है? ऊपर क्या आ गया? 8 8 पाई, 4 दूना क्या? 8 और पाई बच रहा है 8 पाई। क्या हो गया? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। क्या कुछ दिख नहीं रहा है इसमें? बहुत इतना कर लेंगे, ठीक है ना? इस तरह से काट पीट कर क्या आया है? 8 पाई क्या आ गया है? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो हमने आपको क्या बताया? त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई है वही शंकु के परिधि के बराबर होगी। ठीक है ना? तो लिखते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई इज इक्वल टू शंकु की परिधि। शंकु की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। ये गोला ही तो है और यहां पर क्या दे दिया है? 8 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई होता है शंकु में और इसकी ये क्या है? 12 क्या है यहां पर? 12 इसका हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। समझ रहे हैं ना? 12 जो इसकी त्रिज्या है, इसको घुमाने के बाद यही क्या हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं हम? यल से। यल इक्वल टू आप 12 सेंटीमीटर पा गए और आर आपको पता है क्या? 4 सेंटीमीटर निकल कर आया है। और निकालना क्या है? एच। एच आपको नहीं पता। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई। आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि माना एच माना शंकु की ऊंचाई। क्लियर? एच हो गया शंकु की ऊंचाई। अब हमें एच का मान चाहिए, क्योंकि क्या होता है शंकु का क्या निकालना भाई? आयतन निकालने के लिए लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच का मान चाहिए, हमें आर का मान पता हो चुका है। तो यहां से देखिए क्या आएगा, तो इसको कीजिए। देखिए यल इक्वल टू क्या होता है? यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल स्क्वायर क्या है? यल क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर और आर क्या है? 4।
4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 144 और ये कितना हो 4 चौका 16, इसको इधर लाएंगे तो 16 हो जाएगा और प्लस क्या कहते हैं एच स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 128, अंडर रूट में 128 आएगा और बाहर निकालेंगे तो 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऊंचाई हमें ये मिल गया। अब देखिए अब तो सारा खेल खत्म, तो क्या लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3, क्लियर हो रही ना सारी चीजें, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई लिख दिए। आर क्या है, आर क्या है भाई, आर है 4, तो कितना हो गया 4 चौके 16 और एच क्या है 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 गुणे 8 अंडर रूट 2 अपान 3 पाई। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा, कोई दिक्कत, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर पेपर में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, तो नोट कर लीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हैं, देखते हैं क्या है। यदि गोले की वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको पता है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें दे दिया है क्या 36 पाई हमें मिल गया है, और यहां से 4 से कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 9 पाई। ठीक, तो यहां से आ गया, देखिए पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9, और यहां से क्या आ जाएगा आर अंडर रूट 9, और आर इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर, इसके बाद क्या बोला है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो रख लीजिए, बस कुछ करना नहीं है, 4/3 पाई को आप मत छेड़िए, और आर का मान क्या दे दिया है 3 हमें मिल गया है, 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 3 यहां से कैंसिल हो गया, और क्या हो गया 4 गुणे 9 पाई, निकल कर क्या आ गया 9 चौक कितना हो जाएगा 36, अरे क्या हो रहा है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इसको हम यल से लिखते हैं, होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एच का मान हमें क्या दे दिया है 12, और त्रिज्या में दिया है 3.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर इसका हो गया, और 12 का स्क्वायर कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, इसका आप वर्क करेंगे तो आ जाएगा 25, 12.25 आ जाएगा, और इसका 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 156.25, अंडर रूट 156.25। क्लियर, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यल का मान आ गया। क्लियर, अब जब यल का मान आ गया तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दे दिया गया है, आयतन ज्ञात करना है। तो आपको आयतन का फार्मूला पता है, क्या होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, एच का वैल्यू क्या है, ऊंचाई क्या है, हमें 12 दिया है, 1/3 लिख देते हैं, और पाई को मत छेड़िए, पाई को ऐसे रहने दीजिए,
गुणे में क्या हो जाएगा, आर का मान क्या है, आर का मान दिया है 3.5, 3.5 गुणे 3.5, ठीक, और एच क्या है 12। तो यहां पर इसके बाद क्या हो जाएगा यहां से 1.3 पाई लिख दीजिए 22/7। यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर चाहें तो दशमलव हटाकर बटे में 10 कर सकते हैं, पर कोई नहीं, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा फिर भी 3.5 आसान बन सकता है उस तरह से, 3.5 और गुणे 12, ठीक। अब यहां से देखिए 3 पचे 35 हो गया, 0.5 नहीं 7 पचे 35 हो गया, ठीक, 7 पचे 35 हो गया, 0.5 यहां से आ जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 154 सीधा आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर, चीजें आपको समझ में आई तो नोट कर लीजिए इन सब सवालों को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखते हैं, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले लाइन पे आप ध्यान देंगे, ठोस जो है शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। तो हम बना लेते हैं शंकु, ये हमारा शंकु हो गया, और क्या एक वृत्त पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, वृत्त पर नहीं, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिए, ठीक। और इस शंकु का जो त्रिज्या है उसको हमने आर मान लिया, और जब शंकु का त्रिज्या आर हो जाएगा और अर्धवृत्त पर अर्धगोले पर जब यह अध्यारोपित है तो उस गोले की त्रिज्या अर्धगोल मतलब शंकु की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, और इस शंकु की कुछ ऊंचाई होगी, इसको हम एच मान लेते हैं। क्लियर, तो अब देखते हैं, यहां पे लिखते हैं हल। माना शंकु की त्रिज्या आर, इसलिए अर्धगोले की, तो क्या करती है भाई, अर्धगोले की त्रिज्या इज इक्वल टू आर। क्लियर, और यहां पर पुनः हम क्या मानते हैं, अर्धगोले क्या करते हैं, शंकु की ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई क्या है, यल। क्लियर, सारी चीज समझ में आई ना। मतलब कि ये जो ऊंचाई है ये क्या कहलाती है, यल कहलाती है। और यहां पर देखिए सारी चीजें हो गई जो जो हमें दिया है। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर देना है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो आप क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इज इक्वल टू शंकु का वक्रपृष्ठ। क्लियर, अब देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। क्लियर, अब यहां से देखिए पाई पाई कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया 2r इज इक्वल टू यल। और आपको पता है यल इक्वल टू क्या होता है, यल इक्वल टू होता है √r² प्लस h स्क्वायर, इतना होता है। तो इसका मान आप यहां पर रख देंगे तो 2r इज इक्वल टू √r² प्लस h स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, तो यहां क्या हो जाएगा 4r² और यहां पर हो जाएगा r² प्लस h स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ले आइए, r को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4r² माइनस r² इज इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा 3r² इज इक्वल टू
एच स्क्वायर। अब दोनों साइड का क्या ले लेंगे, वर्गमूल, तो √3r² इक्वल टू √h²। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा √3r इक्वल टू h। ठीक, तो बोला क्या है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का जब अनुपात ज्ञात करेंगे आप तो क्या हो जाएगा r/h। इसको इधर ले आइए और यहां पर देखिए, जब ये यहां पर 1 बचेगा और √3 को यहां पर भेज देंगे। इस तरह से अनुपात आ गया त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1/√3। क्वेश्चन लग गया, चीजें समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा क्लास, रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इस क्लास को आप अच्छे से किए होंगे और हमारे साथ ही क्वेश्चनों को लगाए होंगे और इसमें लगवाए गए क्वेश्चन सारे आपके समझ में आए होंगे, तो बोर्ड में ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन आ सकता कि जो आपसे सॉल्व ना हो। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास का अंत करते हैं।